कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुल्क में जहाँ ये पाकिस्तान मार्केट वजूद में आया, जो पहले यूनाइटेड इंडिया था, तो उसमें पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन वो 1861 जब 1857 की जंग आज़ादी ख़त्म हुई और कंपनी की हुकूमत को ख़त्म किया और मलका की हुकूमत इस इंडिया यूनाइटेड इंडिया में शुरू हुई, और 1861 के कानून के ज़रिए ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ का ग्रुप, उसमें मैंने उसको दे दिया है, उसकी तफसील सारी, वो कहलाता था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1915, उसमें अमेंडमेंट आई गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में थोड़ी गौर करने के साथ, वो 1919 की अमेंडमेंट कहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आने तक वही पाकिस्तान में लागू रहा, और इंडिया में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के तौर पर करता है। अलबत्ता 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट ने 1935 के एक्ट की कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट किया कि ये जो डोमेन्स हैं इनको चलाने के लिए जब तक इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते, तो एक इंटरम एक्ट को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 35 के एक्ट की कुछ प्रोविजंस दी गई, और उसके बाद पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1956 तक आया। इंडिया में 1950 में, फिर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 में दूसरा काम, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का था, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का था 1962 का। फिर 72 में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन 1972, फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो इस वक्त तक लागू है वो मार्ग वजूद में आया, और अब तक 1976 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 26 अमेंडमेंट जो है अब तक हो चुकी है। बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स जो 26 अमेंडमेंट से गुजर के ये कॉन्स्टिट्यूशन इस शेप में मौजूद है, जो इस वक्त टोटल 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। 1 से लेके प्रीएम्बल के बाद आर्टिकल 1 आया, 280 तक गया, और इसके जो पार्ट्स हैं टोटल वो 12 पार्ट, 12 हिस्सों में इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इसकी 280 आर्टिकल को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया। हर हिस्सा जो है अपनी एक अलग मौजू रखता है, तो 12 पार्ट इसके बन गए, और हर पार्ट को आगे चैप्टर्स भी उससे बनाए, टोटल 28 चैप्टर्स। अभी जब हम उसके चलेंगे तो एक पार्ट को जब डिस्कस करेंगे उनके चैप्टर्स को भी, और उससे कानून जो आइन जो है वो वाज़ेह होगा। टोटल इसके जो अपेंडिक्सेस हैं वो 14, एनेक्सेस का एक ही, वो जो आर्टिकल जो है 2A को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कोर्ट आर्टिकल 2A के जरिए इसका हिस्सा बनाया गया, वो एनेक्शन के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो स्कीम है वो 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है, 12 से पार्ट्स हैं, और 12 पार्ट्स आगे 28 चैप्टर्स में तकसीम है, 14 इसमें अपेंडिक्स हैं, शेड्यूल इसके 7 शेड्यूल, 2 ओमिट हो गए, 6 शेड्यूल और 7 शेड्यूल, और 5 शेड्यूल में पढ़ेंगे जिसमें ओथ का भी एक शेड्यूल है, मुख्तलिफ लोगों के ओथ, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नर का, जजेस का, और आर्म फोर्सेस के मेंबर का, ऑडिटर जनरल का, वो भी एक शेड्यूल में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्कीम, और इसमें फंडामेंटल राइट्स का भी चैप्टर है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी है, इसमें जो है जो प्रेसिडेंट है, जो कोर्ट्स का जो है वो अलग चैप्टर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसके अलावा जो बाकी डेफिनेशन क्लॉजेस की भी है। इसके बाद जो भी इसमें सूबों और
वफाक के दरमियान जो ताल्लुकात से मुतालिक है वो भी चैप्टर मौजूद है, मिसलिनियस चैप्टर भी मौजूद है। इसको हम अभी शुरू करते हैं और इसको साथ साथ इसके इंडेक्स से पढ़ते रहते हैं और इसके इंडेक्स को देखते रहते हैं और उन चीज़ों की मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। पार्ट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल से शुरू हुआ। प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे किसी भी स्टैट्यूट का प्रीएम्बल होता है, उस प्रीएम्बल के बाद आर्टिकल 1 जो है वो कहता है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। ये पार्ट 1, इसके 6 आर्टिकल, वो 6 आर्टिकल जो हैं वो इंट्रोडक्टरीज में आ रहे हैं, जैसे बताइए वो आर्टिकल 1, 2, 2A, 3, 4, 5 एंड 6, ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। रिपब्लिक से मुराद ये है कि इसमें लिखा गया है आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 1 में कि पाकिस्तान का जो फेडरेशन होगी, फेडरेशन का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 में उसकी टेरिटरीज डिफाइन करें, द पीपल ऑफ द स्टेट, के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक जब कभी भी वो फैसला करेंगे पाकिस्तान के साथ मिलने का, तो उसका जो मुस्तकबिल होगा वो वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। उसे सूबा बनाएंगे, अलग स्पेशल स्टेटस देंगे, जो भी होगा। ये आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 से, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों और फेडरली ये फेडरल कैपिटल जो इस्लामाबाद का इलाका है इसमें मुश्तमिल। वाज़े ये हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है आइनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, वो जब भी उनका फैसला 250 से। अच्छा, अब इसके बाद आर्टिकल 2 आ गया। आर्टिकल 2 जो है वो रिलेट करता है इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन, इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, कि ये मज़हब का अमूमन मज़हब सेकुलर स्टेट्स होती हैं, लेकिन ये चूँकि मजहबी रियासत है, इसका बुनियाद मज़हब पे थी, तो ये कह दिया गया कि इस मज़हब का रियासत का पाकिस्तान का मज़हब इस्लाम हो। 2A जो है वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था करारदाद मकासद, उसको भी ज़ियाउल हक के दौर में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही एनेक्चर है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सब्सटेंटिव प्रोविजन, द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिप्रोड्यूस्ड इन द एनेक्चर आर हेयर बाय मेड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल हैव इफेक्टिव अकॉर्डिंगली। तो पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी एनेक्चर में दे दिया गया और 2A को पार्ट बना दिए, 2A के जरिए उसको पार्ट बना दिया गया। 3 में कह रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, के पाकिस्तान की जो स्टेट होगी इसमें द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, कि हर आदमी को उसकी काबिलियत और काम के मुताबिक होगा और इस कोई एक्सप्लॉइटेशन इस्तेसाल नहीं होगा इसके। 4 है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस टू लॉ, के जो शहरियों के हैं या इनफरादी तौर पे हर आदमी के जो हकूक़ हैं या उसके जो भी इंटरेस्ट हैं वो इन अकॉर्डेंस टू लॉ उसकी ट्रीटमेंट की जाए। कोई बराबर या छोटा नहीं होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो भी लॉ में लिखा गया उसके मुताबिक हर इंसान को, हर शहरी को उसके मुताबिक, हर फर्ज को उसके मुताबिक डील किया जाएगा। फिर इसके बाद लॉयल्टी टू द स्टेट, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। 5 ये है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है हाई ट्रीजन का, कि जो वो बिल 18वीं तरमीम को उसको रीवर्ड किया गया, और वो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी तोड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेगा या आइन को किसी तरह भी करेगा, तो उसकी वर्डिंग को चेंज किया गया है। और आर्टिकल 6(1) में कहा गया है एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड्स इन अबेंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशन मीन शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। नंबर 2 है सब आर्टिकल 2, एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन इन क्लॉज 1 shall likewise be guilty of the high treason। 2A है
an act of the high treason mentioned in the clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court, including the Supreme Court and a High Court. 3 है सब आर्टिकल, Parliament shall by law provide for the punishment of person found guilty of high treason. तो के कानून आइन को सस्पेंड करेगा, उसे तोड़ेगा किसी भी तरीके से या उसकी एड करेगा, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी हो, यानी वो जजेस भी अगर कोई फैसला करेंगे तो वो भी आर्टिकल 6 के ज़रिए उनको प्रोसिक्यूट किया जाए. ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा पार्ट शुरू है, ये पार्ट 1. अब पार्ट 2 है वो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से रिलेट करता है और डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दे दी गई है कि स्टेट से क्या मुराद है. दिस इज आर्टिकल 7 में, वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं फंडामेंटल राइट्स जो है ना 8 से लेके आर्टिकल 8 से लेके तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 28 तक, यानी पाकिस्तान के आइन ने जो बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी है शहरियों, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड राइट्स हैं, जिसको स्टेट ने कहा है कि हम अपने शहरियों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हैं, ये इनके बुनियादी हक़ हैं और इन हकूक़ की हिफाजत करना, ये हकूक़ उन्हें दिलाना स्टेट की ज़िम्मेदारी. आर्टिकल 9 कह रहा है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ. अच्छा. 10 सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि उसे अरेस्ट और डिटेंशन से सेफ गार्ड है, सब्जेक्ट टू लॉ है, उसके वारंट निकले हुए हैं, उसके खिलाफ कोई और है, या उसको वकील करने का काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस का लफ्ज़ है, वो उसको हक हासिल है. और पिछले एक लेक्चर में तालपुर साहब ने बताया था काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं, वो तो हर जगह उसको काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस का राइट है. जैसे दुनिया भर में होता है कि अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके साथ उसका वकील जाता है, वो सवाल जवाब की मौजूदगी में होते हैं. तो काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस की जो डेफिनेशन है वो इस हद तक जैसे समझा जाता है ना, काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस का अपना वकील कर लेगा, वकालतनामा कर लेगा, अदालत में पेश हो, ये ब्रॉडर सेंस में. अच्छा. 10 हो गया. 18वीं तरमीम जो आई जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अभी जो पोजीशन है इसमें पहुंचाया, रिविज़िट किया, या 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा रिवाइव करने की, अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश की, और उसके पीछे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या मिसाक की जमहूरियत जो लंदन में हुआ तमाम पार्टीज़ के दरमियान और 2 बड़ी पार्टी के दरमियान पाकिस्तान की, उसकी रोशनी में जो जो चीज़ें तय हुई थी कि हम जब भी आएंगे दोनों तो मिल के, या सारी पार्टियां, ऑल पार्टीज़ ने भी उस पर इंडोर्स किया, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला के इसको दोबारा बहाल करेंगे इसकी ओरिजिनल पोजीशन. तो 18वीं तरमीम में जो 3 बुनियादी हकूक़ का इजाफा किया गया वो एक 10A था, आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस. यानी पाकिस्तान का हर शहरी जो है, पर्सन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो ये अपने सिविल राइट्स के लिए और क्रिमिनल चार्जेस जो उसके खिलाफ हैं उसके लिए उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा और ड्यू प्रोसेस में ये सब कुछ हो. 10A आ गई. और 11 है स्लेवरी, फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड. यानी वैसे तो गुलामी के मुख्तलिफ कानून पहले भी मौजूद थे, लेकिन 73 के आइन में एक्ट्स वगैरह तो मौजूद थे, अंग्रेज़ के दौर के भी थे. स्लेवरी हमारे मुल्क में ख़त्म हुई, जैसे सिंध है, इसमें जो मीरान तालपुर का दौर था वो आखिरी दौर था. मीर नसीर खां तालपुर आखिरी हुक्मरान थे, उसके बाद अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी और सिंध को अपने साथ शामिल किया. उस दौर तक ग़ुलामी का तस्वर या ग़ुलामी का वजूद इस सिंध के इलाके में था. फिर अंग्रेज़ों ने आके ग़ुलामी के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए और ग़ुलाम रखना, स्लेवरी, बाउंडेड लेबर यानी जो जबरी मशक्क़त कराई जाती है उसके ख़िलाफ़ जो है, और फोर्स लेबर जैसे कहते हैं, ये जो है पाकिस्तान के आइन में 73 के आइन में आर्टिकल 11 के तहत इसकी, अब कोई आदमी किसी को ग़ुलाम, मेल फीमेल जो भी है, या किसी को जबरी मशक्क़त पे या बेगार पे मजबूर नहीं कर सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन हासिल. 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट. ये फिर क्रिमिनल से रिलेटेड है कि आदमी को एक से ज़्यादा जो जज वो हैं, एक ही नो law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission. एक तो ये कि जो उस वक्त
कानून के मुताबिक जुर्म नहीं था, उस जुर्म में सज़ा नहीं दी जा सकती। रिट्रोस्पेक्टिव जैसे चेक डिसऑनर का कानून 2002 में आया, 2002 में आने से पहले 2001 के जो चेक थे उनके ऊपर 489F का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वो कानून जो है चेक और डिसऑनर होने का सिर्फ सिविल ऑफेंस था। बैंकिंग में ज़रूर था, लेकिन आम ये जो 489F के चेक होते हैं, ये इंडिया में 1988 में ये ऑफेंस बना, पाकिस्तान में ये 2002 में 489F की अमेंडमेंट के ज़रिए ये कानून फौजदारी जुर्म बना। उससे पहले सिर्फ रेमेडी ऑर्डर 37 समरी सूट उसके खिलाफ फाइल कर देते थे। 420 वाला केस होते थे, लेकिन जनरल प्रोविजन होती थी और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। 2002 में कानून बन गया, या कोई कानून ऐसा कि आज जुर्म नहीं, कल आपने कहा ये जुर्म होगा तो उसका इतलाक उस तारीख से होगा, उसके बाद कोई जुर्म करेगा, क्योंकि उस वक्त उसे पता नहीं था कि जुर्म है। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ये आर्टिकल 11 होगा। अच्छा, आर्टिकल 11 के बाद प्रोटेक्शन यानी आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी आदमी को ड्यूल पनिशमेंट नहीं देगी, एक जुर्म की एक ही सजा दी जाए और अपने खिलाफ कंपेल भी नहीं किया जाएगा किसी शहरी को कि अपने खिलाफ गवाही दे। ये अल्फाज हैं, नो पर्सन ए शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस और बी शैल व्हेन एक्यूज ऑफ ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिम, यानी किसी भी के जरिए से ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफसियाती तौर पे उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, ये इसके मैंने आपको बताया कि 8 से लेके 28 तक है। ये चैप्टर 1 है फंडामेंटल राइट्स का, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज में भी आएगी। 14 जो है इनवायलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी बात कर रहा है और ये कह रहा है कि इंसान की जो डिग्निटी उसका इस कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है, उसका एहतराम किया जाएगा। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवाइलेबल, यानी घर की जिसको चार दीवारी या प्राइवेसी वो राइट, और इंसान की जो डिग्निटी है जिसको एहतराम आदमियत का। वैसे तो ये इखलाकी बात है कि एहतराम आदमियत हो, किसी इंसान का सलूक जो है दूसरे इंसान का, स्टेट का ऐसा ना हो कि वो उसकी एहतराम या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह, वो जैसे हमारी सोसाइटी में होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ज़मानत देता है, यानी एहतराम आदमियत की और चार दीवारी की या घर की प्राइवेसी, यानी मजमा करने की, ये भी आज़ादी देता है। इसमें कोई कंडीशन है, पीसफुल होगा, विदाउट आर्म होगा, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। वो जो 144 वगैरह लगा देते हैं, कुछ और लगा देते हैं कि 5 से ज़्यादा आदमी जमा होंगे, ये वो है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। लेकिन गैर मुसल्लह इज्तिमा की इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी होती है सब्जेक्ट टू लॉ, क्योंकि लॉ बनाने पड़ते हैं ना, जैसे बिजनेस का भी आएगा फ्रीडम ऑफ बिजनेस, तो वो सब्जेक्ट टू लॉ है, यानी मैं वकालत करना चाहता हूँ तो मुझे उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा एक पैराग्राफ। मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो मुझे उसका कोई लाइसेंस होगा, कोई इजाज़तनामा होगा। ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ बिजनेस और ट्रेड का मतलब प्रोफेशन का ये है कि मैं जो मर्ज़ी चाहूँ अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख लूँ, क्लिनिक खोल लूँ, ये इस तरह की फ्रीडम नहीं है। लेकिन फ्रीडम से मुराद है कि उसका अख्तियार है कि अगर वो कोई प्रोफेशन को बिज़नेस करना चाहता है तो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज जो भी हैं, वो तो बदलते रहते हैं, रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, वो जो भी लॉज बनाती हैं उस सिलसिले में उसकी सब्जेक्ट टू उसके मुझे करने की आज़ादी। हम आगे थे, उसको अंजुमन साजी का, उसको एसोसिएशन बनाने का, इसी में पॉलिटिकल एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का भी हर आदमी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और हर आदमी वो जो भी है उसमें फिर पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया कि पार्टी रजिस्टर कराएगा तो ये अपना इलेक्शन कमीशन में जाकर रजिस्टर कराएगा, अपना मैनिफेस्टो जमा कराएगा, अहदेदारान की लिस्ट जमा कराएगा, उसके जो अकाउंट्स हैं वो देता रहेगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि कोई फॉरेन फंडिंग या ऐसी कोई ना। तो सब्जेक्ट टू लॉ वो हर आदमी को अंजुमन साजी का और उसी में सियासी जमात बनाने का हक हासिल है आर्टिकल 17 के तहत।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड मैंने बता दिया, आर्टिकल 18 आ गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, आर्टिकल 19। ये हर इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस दे रहा है, सब्जेक्ट टू, इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी। जैसे उसने कहा एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सिर्फ तकरीर नहीं, एक्सप्रेशन के लिए। एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to the contempt of court, commission of or incitement to an offence. यानी वो उसकी रिस्ट्रिक्शन आप समझ गए ना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो, मज़हब के ख़िलाफ़ ना हो, एक दूसरे की डिसेंसी का लफ्ज़ भी आ गया, स्टेट के जो ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से हैं उनको ख़राब करने से मुताल्लिक जो है इस, लेकिन बाकी फ्रीडम उसे फेयर एक्सप्रेशन की, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, प्रेस को और स्पीच की, आपने लिखने की, बोलने की, चीज़ों को प्रमोट करने की, प्रोपगेट करने की, एक्सप्रेस करने की इजाज़त। 19A 18वीं तरमीम ने पहली वो तरमीम 10A की लगाई, वो थी तरमीम। एक 19A दी, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। यानी लॉ जो है और रेगुलेशन इम्पोज बाय द लॉ जो रिस्ट्रिक्शन है, हर आदमी को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का राइट, यानी इतलात की रसाई तक। यानी स्टेट हर चीज़ को, ठीक है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो जैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बाज़ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा सकते, उनको छोड़ के। वो भी ऐसा नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट को आप कह दें कि ये सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और इसलिए हम नहीं दे सकते। वो भी, उसकी भी डेफिनेशन होगी, आदमी कोर्ट में जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, और वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हर शहरी को पता हो कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये प्रिवेल कर रहे हैं, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट से अलग हैं, ये जो स्टेट से मुताल्लिक़ कागजात हैं। इसका एक्ट भी आया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये हो गया 19A में आया। 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखिए आर्टिकल 20 जो है इन तमाम शहरियों को इबादत करने की और अपनी इबादत गाहें बनाने की इजाज़त। यानी ये नहीं है कि अगर कोई इस्लाम स्टेट का मज़हब है तो जो अक़लियतें हैं या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको अपना रिलीजन प्रोफेस करने की और रिलीजन रखने की या अपनी इबादत गाहें बनाने की इजाज़त नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है क्योंकि मजहबी है। राइट टू चेंज द रिलीजन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है जो पाकिस्तान में नहीं है, कि इसी से मुताल्लिक़ होता है कि हर आदमी को अपना रिलीजन प्रोफेस करने की, यानी उसकी अदायगी करने की, इबादत करने की, अक़ीदा रखने की और अपनी इबादत गाहें रखने की। और इससे जो बढ़ के आगे बात है राइट टू चेंज द रिलीजन, अपना मज़हब चेंज करने का। चूँकि इस्लामी स्टेट है, यहाँ मज़हब मुसलमान जो है वो चेंज नहीं कर सकता, हमारे यहाँ ये राइट अवेलेबल है। लेकिन बाकी अक़लियतों के लिए और हर आदमी को, मुसलमान को भी और नॉन मुस्लिम को भी इबादत और इबादत गाहें करने का और अक़ीदा रखने का इस आर्टिकल के तहत इख्तियार। 21 सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। ये है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ है कि किसी क्लास को ना ऑन द मेंटेनेंस कि कोई फलाना तुम्हारा मज़हब है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम जनाब 100 रुपये टैक्स दोगे, ये उससे तहफ़्फ़ुज़ है। जैसे जज़िये का तस्वर था ना, उससे ये तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि किसी को मज़हब रखने पे उस पर टैक्सेशन नहीं की जा सकती। 22 आ गया सेफ गार्ड एज टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। अच्छा, ये जो मजहबी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको इबादत करने की इजाज़त है, सेरेमनीज़ करने की है और अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड करने की हर आदमी को अपने मज़हब के मुताबिक हर शहरी को उसकी इजाज़त हासिल। 23 है प्रोविजन एज टू द प्रॉपर्टी। 24 है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स। 23 और 24 जो है वो है कि हर आदमी को जायदाद रखने का। या फिर है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म ने कह दिया कि 500 एकड़ से ज़्यादा नहीं रखोगे, तो 500 से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन राइट है उसका और उससे स्टेट प्रॉपर्टी ले नहीं सकती। लेने के लिए भी सब्जेक्ट टू लॉ है, यानी अगर स्टेट लेना चाहती है
پبلک پرپز کے لیے تو اس کا قانون ہے لینڈ ایکوزیشن ہے، تو اس کے تحت اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس کا پورا ایک پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. یعنی اسٹیٹ کسی آدمی کو جائیداد رکھنے سے سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن آف لا محروم نہیں کر سکتی، ایک، اور کسی سے جائیداد لے بھی نہیں سکتی، لینا ہے تو اس کا ایک پروسیجر اور ایک قانون موجود. ایکولیٹی آف سٹیزنس کہ تمام انسان جو ہیں، وہ تمام شہری جو ہیں وہ لا کے سامنے ایک ہیں، اور دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس. تو جینڈر کی بنیاد پہ اگر کوئی ڈسکریمنیشن ہے اس کو بھی اس کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن کے ذریعے ختم کر دیا، یعنی مرد اور عورت کی برابری. البتہ ایک بات میں لکھ دی گئی 3 ہے سب آرٹیکل 325. نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل پریونٹ دا اسٹیٹ فرام میکنگ اینی اسپیشل پروویژن فار دا پروٹیکشن آف وومین اینڈ چلڈرن. ایک یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو برابر، بلکہ کہیں وہ ڈپرائیو ہے اور بچے کہیں ڈپرائیو ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ سب برابر ہیں تو آپ نے عورتوں کی سیٹ کیوں رکھ دی. اس لیے اس کو ایک اسپیشل آرٹیکل سب آرٹیکل 3 میں اس کی وضاحت بھی کر 25A. اب یہ تیسری امینڈمنٹ ہے، 3 امینڈمنٹ ہوئی فنڈامنٹل رائٹس میں 18ویں ترمیم میں، اور اس 2010 میں جو آئی. اس وقت جو کانسٹیٹیوشن جس حالت میں موجود ہے تو اس نے جو چیزوں کو چینج کیا، اس میں ایک تیسری شک جو بڑھائی گئی، تیسرا جو حق دیا گیا بنیادی حقوق میں، وہ ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. 25A آرٹیکل. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 in such manner as may be determined by law. یعنی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے ڈٹرمنڈ بائی دا لا کا بھی ساتھ لگا دیا تاکہ ہر آدمی اٹھ کے نہ آئے. ابھی چونکہ ان کے پاس وسائل وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن گارنٹی دے دی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے 5 سے 16 سال کے بچے کو تعلیم دینا. سبجیکٹ ٹو لا کر دیا کہ ہر آدمی آئے گا کہے گا میرا اسکول کہاں ہے، میں 6 سال کا ہوں، میری کتابیں کہاں ہیں. تو انہوں نے سبجیکٹ ٹو لا کر کے اسے کیا. لیکن اسٹیٹ نے ایک ذمہ داری اپنی لے لی ہے کہ 5 سے 16 سال تک کو یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن. 25A جو ہے نا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو گیا. 26 ہے نو ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. پبلک پلیسز جو ہیں ان تک ایکسیس کرنے کے لیے کسی آدمی کو جو ہے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. 27 ہے سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز. یعنی یہ جو سروس آف پاکستان ہے اس میں بھی ریس، ریلیجن، کاسٹ، سیکس، ریزیڈنس آف پلیس آف برتھ کی بنیاد پہ کسی آدمی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کوٹا سسٹم والا بھی تھا کہ پہلے 14 سال میں کوٹا سسٹم رہے گا، پھر بعد میں اسے ختم کر دیا جائے گا تاکہ جو ڈپرائیو علاقے ہیں اور ان کو ملازمتوں میں کوئی خصوصی تعداد وغیرہ دی جا سکے. وہ بھی اسی 27. 28 جو آخری ہے پریزرویشن آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251. Any section of citizen having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institutions for this purpose. یعنی یہ جو مختلف زبانیں ہیں، بولیاں ہیں، ان کو سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 251. آرٹیکل 251 کیا ہے؟ وہ ہے کہ اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے اور وہ اس کی لینگویج پڑھ دیتا ہوں، سرکاری زبان قرار دے دی جائے گی کانسٹیٹیوشن کے بننے کے 14 سال کے اندر. 251 آرٹیکل 251 ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نیشنل لینگویج سب آرٹیکل 1 دا نیشنل لینگویج آف پاکستان از اردو. قومی زبان اردو ہے. ارینجمنٹ شیل بی میڈ فار اٹس بینگ یوز فار آفیشیل اینڈ ادر پرپزز ود ان 50 ایئرس فرام دا کمنسنگ ڈے. یعنی کانسٹیٹیوشن جو 1973 آیا اس کی کمنسنگ ڈے سے 15 سال کے اندر اردو کو آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے گا. ارینجمنٹ شیل بی میڈ. نمبر 2 ہے سبجیکٹ ٹو کلاز 1 دا انگلش لینگویج میں بی یوز فار آفیشیل پرپز انٹل arrangements are made for its replacement by Urdu. 3 without prejudice to the status of the national language, the provincial assembly may by law prescribe measures for the reteaching, promotion and use of a provincial language in addition to the national language.
یہ کانسٹیٹیوشن آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا بہترین کانسٹیٹیوشن دنیا کے بہت کم ملکوں میں موجود، لکھائی میں، چیزوں میں، لیکن اصل چیز اسپرٹ ہوتی ہے، ول ہوتی ہے. اگر آپ کی قرآن مجید بھی آیا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی، ہدایات بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، اسے عربی میں پڑھ لیا، نہ سمجھا نہ کچھ، اور جو چیزیں اس کے اگینسٹ ہیں وہ ساری کی. جب آپ کی ول ہے، وش نہیں ہے، سمجھ بھی لیا، اور آپ کی ول اور اسپرٹ نہیں ہے، تو کوئی قانون اور ججمنٹوں سے نہیں بنتا. 251 پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اردو ہوگی 15 سال میں، انگلش کو ریپلیس کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی کی بھی یہ ان کی نیت ہی کبھی نہیں تھی، انہوں نے اس زبان کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. میں اگر کسی زبان کو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ارینجمنٹس کا لفظ کیا، اسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ جو آپ مسالے دیتے ہیں نا کہ جی وہ جرمن زبان ایسی ہے، جاپانی زبان ایسی ہے، چینی زبان میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو انگلش نہیں بولتے، ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے اس زبانوں کو انگریزی زبان سے ایٹ پار یا بہتر کر لیا. تمام جو اس وقت سائبر کے انسٹرومنٹس ہیں، تمام سافٹ ویئرز ہیں، اس کی کتابیں، اس کی لینگویج، اس کے گیجٹ سب موجود ہیں، جو انگلش سے اگر بہتر نہیں تو کم بھی نہیں ہے. آپ کی اردو زبان تو کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. انڈیا میں انہوں نے وہ رسم الخط چینج کر دیا، وہاں ختم ہو گئی. آپ کے یہاں رسم الخط تو وہی رکھا، آپ نے اس کو امپروو نہیں کیا، ون کے پیچھے لگا. تم نے اردو پڑھنی ہے، اسی میں بنگال الگ ہو گیا، اسی چکر میں یہ لوگ پڑھ کے نہیں دیے، کیونکہ انہوں نے زبان کو امپروو نہیں کیا. جب کسی زبان کو امپروو نہیں کرتے پیچھے رہ جاتے ہیں. دنیا میں کئی زبانیں ختم ہو گئی اس لیے کہ اس میں امپروومنٹ نہیں لائی. آپ انڈیا میں وہ زبان ختم ہوتی چلی گئی، بولنے کی حد تک رہ گئی، اس کو بھی ہندی کا نام دے دیا. اور پاکستان میں جو ہے آپ نے اس کے کوئی سافٹ ویئر، کوئی ترقی، کوئی چیز کچھ نہیں ہے. ڈکشنری بورڈ تک بنایا تو اس کا نام بھی اردو ڈکشنری بورڈ رکھا. ٹھیک ہے، اردو میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ باقی زبانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. تو آپ نے سافٹ ویئر، گیجٹس وغیرہ تو اس کے نہیں بنائے نا. چائنا جو ہے، اس وقت آپ انگلینڈ چلے جائیں، کسی ملک چلے جائیں، وہاں کلاسز میں پہلے چائنا کا لڑکا نہیں نظر آتا تھا 30 سال پہلے. آج 50% سے زیادہ چائنا کے لڑکے آ کے وہی انگلش یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انگلش زبان بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھیں جو لینگویج آف ہے نا، جو آگے نکل رہی ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زبان جو ہے اس کے اندر علم بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اس علم کو لے رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ پرنسپل آف پالیسیز سے کرتا ہے. پرنسپل آف پالیسی یہ 29 آرٹیکل سے لے کے چل کے 40 تک، اس میں جو چیزیں دی ہیں 22 جو پالیسیز دی ہیں، مثلا پروٹیکشن آف مائنورٹیز، پروٹیکشن آف فیملی، فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف، responsibility with respect to the principal policy, Islamic way of life, promotion of local institution, participation of people in armed forces, strengthen bonds with Muslim world and promoting international peace. یہ جو 40 تک ہے، 29 سے لے کر 22 ہوئی نا ٹوٹل، یہ ہے پالیسیز. یہ نمبر 2، the Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall not engage in private practice so long as he holds the office of the Attorney General. 3. It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the federal government upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may be referred or assigned to him by the federal government, and in performance with the duties he shall have the right of audience in all courts and tribunals of Pakistan. And 3. Attorney General may by writing under his hand address to the President resign his office. 3 میں دیا ہوا ہے کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہے. اس کی جو پرائمری ڈیوٹی ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو جو بھی لیگل میٹر اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور اپنی باقی لیگل کریکٹر کی ڈیوٹیز دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کورٹس کے اندر اور ٹریبونلس کے اندر وہ رائٹ آف آڈینس اس کا سب سے پہلا ہوتا ہے، اور وہ فیڈریشن آف پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. 101 سے شروع کرتے ہیں. آرٹیکل 10، یہ جو آرٹیکل 101 ہے یہ پارٹ 4 شروع کر دیا، اور یہ 3 چیپٹرز پہ مشتمل ہے. یہ پارٹ 4 جو ہے 3 چیپٹرز ہیں، یہ پروونسز سے ریلیٹڈ، صوبوں سے. چیپٹر 1 ہے 101 سے لے کے 105 تک گورنر سے متعلق، اپائنٹمنٹ، اوتھ آف آفس سے. چیپٹر 2 ہے پروونشل اسمبلیز سے، 106 سے لے کے 117 تک. ریزولوشن بھی اسمبلی کا اس میں ہے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے. اور 118 سے 127 ہے فائنینشیل پروسیجرز.
सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, वोट ऑफ अकाउंट्स है, एनुअल बजट स्टेटमेंट है, और अब सूबाई ऑर्डिनेंस है 128। जो मरकज़ का ऑर्डिनेंस था सदारती, वो आर्टिकल 89 है। 128 है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। वो ऑर्डिनेंस की तो बात समझ रहे हैं ना कि अगर असम्बलिंग सेशन ना हो और ऐसे हालात हों कि कोई ऑर्डिनेंस जारी करना ज़रूरी हो तो प्रेसिडेंट कर सकता है, फिर वो असम्बली के आगे ले होता है। लेकिन अभी कुछ जजमेंट्स आई, उन्होंने कहा हंगामी हालात जो है, हर हालात, सिर्फ ये कि असम्बली सेशन में ना हो, सिर्फ यही एक ग्राउंड काफ़ी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने दिए। लेकिन ये लेजिस्लेशन का एक तरीका है, पार्लियामेंट में बिल डाल के एक्ट बना के भी और ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी, वो भी फिर असम्बली मंजूर करती है, नहीं तो वो अपने वक्त पे लैप्स होता है। पार्ट जो है तो 6 शुरू हो जाता है। ये पार्ट 6 जो है, अच्छा पार्ट 5, ठीक, पार्ट 5 जो है वो 141 से शुरू होता है, 159 तक जाता है। इसके 3 चैप्टर हैं। ये पार्ट जो है रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। चैप्टर 1 है, आर्टिकल 141 से लेके 140 होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, के सूबों की और फाक की लेजिस्लेचर पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। चैप्टर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, 145 से लेके 152 तक। और चैप्टर 3 है स्पेशल प्रोविजंस, जिसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी आती है, 153 से लेके 159 तक। ठीक, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो 153 है ना, वो इसका इम्पोर्टेंट आर्टिकल। पार्ट 4 जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स है। इसका चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3। चैप्टर 1 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, फाइनेंस से रिलेटेड है। नेशनल फाइनेंस कमीशन है, ठीक। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है। 18वीं तरमीम के बाद इसमें जो सूबों को दिया गया है कि जहाँ से, तो मैं पढ़ देता हूँ 161, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। मिसलिनियस प्रोविज़न है, ग्रांट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड की। चैप्टर 2 है बोरोइंग एंड ऑडिट है, और ऑडिट एंड अकाउंट्स है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 168 के तहत उसके फंक्शंस भी हैं। 69, 70, 170, 171 रिपोर्ट है उसकी। ऑडिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है उसमें इसका ओथ भी प्रोवाइडेड है, ये ओथ लेता है और ऑडिटर जनरल। ये 168 के तहत बनता है, 169 के तहत फंक्शंस एंड पावर्स की दी गई। वो जो इम्पोर्टेंट था इसका, उससे रिलेटेड चैप्टर प्रोविंसेस से, काउंसिल और कॉमन इंटरेस्ट आ गया, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, वो 161 था। जो नेचुरल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आपके बारे में सूबों के को जो 18वीं तरमीम के बाद एक नई चीज़ देता है, वो है 161 नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद। वो ये कहता है नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, 1 notwithstanding the provision of Article 78A, the net proceed of the federal duty of exercise on natural gas levied at well head and collected by the federal government and of royalty collected by the federal government shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the well head of the natural gas is situated. ये कहता है कि जहाँ से वो नेचुरल गैस निकाली जा रही है, वो उसके बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन वो उसके फंड का पार्ट नहीं होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि उस प्रोविंस को जहाँ से वो गैस निकाली जा रही है नेचुरल, उसको वो पे करनी। एक ये बात हो गई। बी नेट प्रोसीड of the federal duty of excise on oil levied at wellhead and collected by the federal government shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the wellhead of the oil is situated. ये ऑयल से मुतालिक हो गया, वो नेचुरल गैस से मुतालिक हो गया, ठीक है। फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोविंशियल सकता है,
यानी वो ऐसा सब्जेक्ट है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप प्रॉमिस भी अपने लगा सकते। पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं, 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक को प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर दिया। अब बात समझ रहे, जैसे KPK में वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट खुद अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगा सकती। वो जो बिजली बनती है ना पानी से, जैसे आज़ाद कश्मीर में बनती है, मंगला डैम और तरबेला भी, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली मुख्तलिफ तरीके से बनती है ना, थर्मल से बनती है, गैस से बनती है, और सब सोलर से बनती है, विंड से बनती है। इसी तरह ये जो नेचुरल ये पानी से जो बनती है वेव पे, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और सबसे सस्ती बिजली है। अब पाकिस्तान में इसकी कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा है, 25,000 तो आज़ाद कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड ने 25,000 मेगावाट, और गिलगित बल्तिस्तान और KPK में 50-60 हज़ार। पाकिस्तान में बिजली की कमी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर प्लानिंग होती तो कोई इशू नहीं था, सबसे सस्ती भी है। 184 और 185 है सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, और 186 है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। पहले ये पढ़ा, एडवाइजरी ये होती है कि प्रेसिडेंट किसी लीगल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करता है और उसकी ओपिनियन मांगता है। जैसे अभी नहीं एक रेफरेंस फाइल हुआ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1 ऑफ 2022 कि उन्होंने मांगा कि 63A के तहत क्वालिफिकेशन हमेशा के लिए होगी, जो डिफेक्ट कर जाए और वोट दे देगा नो कॉन्फिडेंस, और 3 और पोजीशंस के ऊपर अपनी पार्टी से हट। ये है उसकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, रेफरेंस है उस पर ओपिनियन, उसमें जजमेंट नहीं पास करती सुप्रीम कोर्ट का बेंच, फुल जैसा भी बनाए चीफ जस्टिस, वो तो उसका अख्तियार है, वो उस पर ओपिनियन देता है। उसकी जो जजमेंट है वो ओपिनियन की शक्ल में, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एक और आ गया, वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम। ये बहुत कम सुप्रीम कोर्ट्स को होती है, पाकिस्तान में भी ये दी हुई है। इसमें एक थोड़ी सी तरमीम की ज़रूरत है, वो ये है कि आप दो चीज़ें 184 की लैंग्वेज पढ़ें। अगर सूबे और वफाक के दरमियान को झगड़ा तो सूबा या वफाक सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उसका दूसरा पार्ट है कि अगर वो पढ़ ही देते हैं, उसमें 2 लफ्ज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट 199 के बजाय आप 184 की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 184 है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बहुत कम हो। द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द exclusion of every other court have original jurisdiction in any dispute between any 2 or more governments. Governments को define किया है federal government and provincial government. Number 2, in exercise of the jurisdiction confirmed in it by clause 1, the Supreme Court shall pronounce declaratory judgment only. Declaratory judgment इसके तहत जारी करेगी। 3, 184 3 की jurisdiction जो direct petition file होती है। Without prejudice to the provisions of the Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by the Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. इसमें दो चीज़, पब्लिक इम्पोर्टेंस हो, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट में 199 के होते हुए भी जा सकते। 185 जो है, इसकी वैसे अपील देनी चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसका फिर फैसला रिव्यू तो है, लेकिन रिव्यू अपील के अपील को नहीं। पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से मुताबिक हो, तो ये डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 199 को भी डिस्कस करते हैं। 185 है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कह रहा है सब्जेक्ट टू आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू हियर डिटरमिन अपील्स एंड फ्रॉम जजमेंट्स डिग्री फाइनल ऑर्डर सेंटेंस ऑफ है। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट डिग्री फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ ए हाई कोर्ट। देखिए 185 की अभी आप सुप्रीम कोर्ट में इनरोल नहीं हुए, लेकिन इसमें बड़ी बारीक सी है कि 185 के तहत अपील फाइल हो ऑर्डर डिग्री सेंटेंस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट, और अपील फाइल हो 30 दिन के अंदर।
لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ اے سے لے کے ایف تک کنڈیشن دے دی ہیں، اگر آرڈرز کی یہ شکل ہو تو اپیل ہوگی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں 30 دن کے اندر، سول اپیل یا کرمنل اپیل. لیکن 184(3) ہے، اگر یہ کنڈیشنز نہیں ہیں اے سے لے کے ایف تک، اے بی سی ڈی ای ایف یہ آپ پڑھ لیں، اگر یہ نہیں ہے تو یہ اپیل ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو 3 میں سب آرٹیکل میں کہا این اپیل ٹو دا سپریم کورٹ فرام اے ججمنٹ ڈگری آرڈر اور سینٹینس آف اے ہائی کورٹ ان اے کیس ٹو وچ clause 2 does not apply shall lie only if the Supreme Court grants leave to appeal. پھر آپ leave to appeal فائل کریں، اس کی 60 دن کی مدت ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ اپیل نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل، سول کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل. آپ کو اپیل فائل کرنے کے لیے لیو لینی پڑتی ہے، تو سی پی ایل اے سنی جاتی ہے یا کرمنل ایل اے سنی جاتی ہے، اور پھر اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ لیو گرانٹ کر دیں تو لیو گرانٹ کرتے ہیں، اسے پھر سول اپیل یا کرمنل اپیل کرتے ہیں. ہر کیس میں اپیل نہیں ہو گیا، ایڈوائزری جورسڈکشن ہم نے دے دی. ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس گیون ان دا کانسٹیٹیوشن کی انفورسمنٹ کی بات ہے تو ڈائریکٹ یہ ہے جو سپریم کانسٹیٹیوشن کے تحت 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹس فائل ہوتی ہیں. ان کی 4-5 قسمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں دی ہوئی ہیں. 2-3 کنڈیشنز ہیں اس کی، وہ 199 کے الفاظ ہیں، یہ بڑے پڑھنے ہیں. 199 سے لے کے 190 اس کا 1 کا اے ہے، بی ہے، سی ہے، وہ بڑھ. پھر ہم 212 اور 225 کو بھی ڈسکس کریں گے، جس میں ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو بات کیا. 184 پڑھ لیا آپ نے، 199 ہے سپریم ہائی کورٹ، ہر سپریم. یہ کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس میں سوال بھی آتے ہیں، ہائی کورٹ میڈ سیٹسفائڈ دیٹ نو ادر ایڈوکیٹ ریمیڈی از پرووائڈیڈ بائی لا اور وائی اے آن دا اپلیکیشن آف اینی اگریڈ پارٹی میک این آرڈر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیٹ ریمیڈی نہ ہو، اور یہ جو اے میں کہہ رہا ہے اگریڈ آدمی کی درخواست پہ 1 رومن 1 اور رومن 2، یہ 1 ہے مینڈمس اور 2 ہے، وہ دونوں پڑھ دیتا ہوں. قسمیں 4 ہوتی ہیں نا ریٹ کی پرس، مینڈمس، کوورنٹو، ہیبس کارپس، اور چوتھی جو ہے اس کو اسپیل کرتے ہیں، اسپیلنگ ہے اس کی CERTIORARI. 1 جو ہے وہ مینڈمس، وہ ہے ڈائریکٹنگ اے پرسن پرفارمنگ ود ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا کورٹ functions in connection with the affairs of the federation, a province or local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or do anything he is required by law to do so. مینڈمس یعنی ڈائریکشن کے یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. کون؟ پبلک فنکشنریز کے لیے یہ مینڈمس ہو گئی. پبلک فنکشنریز سے کیا مراد ہے؟ پرسن پرفارم فنکشن ان کنیکشن افیئرز آف دا فیڈریشن، پروونس اور اے لوکل اتھارٹی. ٹھیک، یہ مینڈمس. دوسری جو 2 ہے رومن، بائی پرسن پرفارمنگ فنکشنز ان کنیکشن ود افیئرز آف دا فیڈریشن اے پروونس اور لوکل اتھارٹی has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. Proceedings کا لگتا ہے ایک ریویو ٹائپ کی یہ پٹیشن. ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ 2 دے دیں، یہ ہے اگریوڈ آدمی کی طرح. اب آئے بی، اس میں 2 قسمیں دی ہیں، وہ ہے آن دا اپلیکیشن آف اینی پرسن میک این آرڈر، وہاں اگریوڈ نہیں دیا. 1 ہے ڈائریکٹنگ دیٹ اے پرسن ان کسٹڈی ود ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا کورٹ ٹو بی براٹ بفور اٹ. یہ ہے ہیبس کارپس، حاضر لاؤ، آدمی کی باڈی کو پیش کرو اگر کوئی گم ہو گیا. یہ ہے تیسری قسم، ایگریڈ آدمی کی درخواست پہ ہوگا، نہیں اینی پرسن کی درخواست پہ. پہلی جو ایگریڈ پہ، یہ اینی پرسن. اور پھر بی کا رومن 2 ہے ریکوائرنگ اے پرسن ود ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دا کورٹ ہولڈنگ اور پرپورٹنگ ٹو ہولڈ اے پبلک آفس ٹو شو انڈر وٹ اتھارٹی آف لا ہی کلیمز ٹو بی ہولڈ دیٹ آفس. یہ ہے کو وارنٹو. 4 قسمیں ہو گئی. یہ آرٹیکل 262 کے تھے.
یعنی 365 دن کا ہوگا, اور لیپ کا سال ایک بڑھ جاتا ہے وہ جو فروری 29 دن کا, ٹھیک ہے. 263 ہے جینڈر اینڈ نمبر, یہ بھی ایک ان دا کانسٹیٹیوشن ورڈ امپورٹنگ دا masculine gender shall be taken to include females, and the word in a singular shall include the plural, and word in the plural shall include the singular. یہ جنرل کلازز ہے کہ اگر جہاں ہی لکھا جائے گا وہاں شی بھی پڑھا جائے گا. یہ نہیں ہی ول بی دا پرائم منسٹر آف 45 ایج, آپ کہیں جی عورت نہیں بن سکتی, ہی کا مطلب شی بھی. سنگولر ہے جہاں آر ہے, جیسے کہتے ہیں نا آر اینڈ از شیل اینڈ مے آر انٹر ایکسچینجیبل, اسی طرح ہی شی. اور یہ جو دوسرا لفظ ہے نمبر, پلورل سنگولر ہے, سنگولر پلورل ہے, یہ چیز لی گئی ہے جنرل کلاز. 264 ایکٹ وہ آ گیا. 265 ہے کہ کانسٹیٹیوشن کس دن سے کمنس ہوگا. 265 میں لکھا ہوا یہ 14th day of اگست سے ہوگا اور 1973 سے, اس دن سے یہ ڈیٹ کمنسمنٹ کی سمجھی جائے گی. پھر اس کے بعد یہ چیپٹر جو ہے بس اس کو ختم سمجھیں.